नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए हमारे साथ। यूपी के महाराजगंज जिले में बृजमनगंज थाना क्षेत्र के शिवपुर अदरौना गांव में छुट्टी पर आए एसएसबी जवान द्वारा मारपीट करने से एक गर्भवती महिला का 3 माह का भ्रूण गर्भपात होने का मामला सामने आया है। पुलिस ने एसएसबी जवान के खिलाफ संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई कर रही है। वहीं महिला का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। बता दें कि हमारे शिवपुर अदरौना गांव में पुराने रंजिश के विवाद को लेकर हुए 2 पक्षों में मारपीट के दौरान एक महिला का गर्भपात हो गया। पीड़ित गर्भवती महिला अपने भाई से हो रहे विवाद को छुड़ाने गई थी, तभी आरोपित एसएसबी के जवान ने उसके पेट पर पैर से वार कर दिया। उसके बाद पेट पर चोट लगने से मौके पर ही गर्भवती महिला का गर्भ गिर गया और वहीं पर वो बेहोश हो गई। गर्भपात होने के बाद रक्त और भ्रूण देखने के बाद लोगों ने पुलिस को सूचना देते हुए पीड़ित महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बृजमनगंज पहुंची, जहां स्थिति खराब देखकर चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल में रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने आरोपित एसएसबी जवान रामा साहनी के खिलाफ भ्रूण हत्या और मारपीट किए जाने की धारा में केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया, जहां आज उसे जेल भेजा जा रहा है। आरोपित एसएसबी जवान की तैनाती असम में बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि छुट्टी पर आए एसएसबी जवान द्वारा मारपीट करने से महिला की 3 माह से के गर्भ नीचे गिर गया। एसएसबी जवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजा जा रहा है। क्या कुछ कहा है एसपी प्रदीप गुप्ता ने, आपको सुनवाते हैं। आया है, क्या मामला है सर? बृजमनगंज थाने में शिवपुर अदरौना गांव में आपसी झगड़े में एक एसएसबी का सिपाही है जो छुट्टी आया था, रामा साहनी, उसने एक महिला के पेट में लात मार दी, जिससे उसका 3 माह का जो गर्भ था वो गिर गया। इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। एसएसबी के सिपाही को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसको जेल भेजा जा रहा है। बकरीद के पर्व को लेकर मौलाना इंतखाब आलम शहरी इमाम जामा मस्जिद ने लोगों को संदेश दिया है। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि मस्जिदों में केवल 50 लोग ही एक बार में नमाज अदा करने जाएं और शासन की गाइडलाइन का पालन करें और ये त्यौहार कोविड गाइडलाइन के मद्देनज़र घर में मनाएं। अपनी वीडियो मैसेज में क्या कुछ कहा है उन्होंने, टीवी 20 न्यूज़ के माध्यम से आपको सुनवाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि ईद उल अज़हा की नमाज 21 जुलाई बरोज़ बुध होनी है। ईद उल अज़हा की नमाज के बारे में जो गाइडलाइन आई है प्रशासन की तरफ से, वो ये कि एक बार में 50 आदमी से ज़्यादा लोग नमाज न पढ़ें, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ। इस वजह से आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि हर मोहल्ले की मस्जिद में लोग अपने अपने तौर से वक्त मुतय्यन करके अपनी मस्जिदों में ईद उल अज़हा की 2 रकात नमाज अदा कर लें। जामा मस्जिद में गाइडलाइन से पहले ऐलान ये हुआ था कि 2 नमाज होगी, पौने 6 बजे और पौने 7 बजे। वो अपने वक्त पर होगी, पौने 6 बजे पौने 7 बजे होगी, मगर गाइडलाइन का पूरा पालन करते हुए बहुत मुख्तसर लोग 50 लोग ही नमाज़ पढ़ेंगे। इसलिए आप लोग अपनी अपनी मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें और अपने मोहल्ले में ही नमाज अदा कर लें। दूसरी बात, ये ईद उल अज़हा का महीना और ये दिन, ये कुर्बानी का दिन है। हम सब लोग कुर्बानी करेंगे। इतनी बात का ज़रूर ख्याल रहे कि कुर्बानी के गोश्त के ले आने में, ले जाने में एहतियात का पहलू गालिब रहे। गोश्त को ढककर ले जाएं, ढककर ले आने, कुर्बानी खुली जगहों पर ना करें। सफाई का बहुत ख्याल रखें, सड़कों पर गलाज़त न फेंकें। कुर्बानी का कोई भी हिस्सा, चमड़ा हो चाहे हड्डी हो, वो सड़कों पर न फेंका जाए कि आने जाने वालों को दुश्वारी हो, तकलीफ़ हो। इसलिए आप तमाम हज़रात से दरख्वास्त है कि बंद अहाते के अंदर अपने घरों में कुर्बानी करें और नमाज में
डिस्टेंसिंग का ख्याल करते हुए एक साथ 50 आदमी ही नमाज़ पढ़ें। प्रशासन की ये गाइडलाइन है, इस पर अमल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमारी नीयतों को देख रहा है, समझ रहा है। दुआ फरमाए अल्लाह पाक ये कोरोना बीमारी जल्द से जल्द पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाए, ताकि हम आम तरह की ज़िंदगी फिर जीने लगे। ये आपसे दरख्वास्त थी, खुसूसन नमाज को लेकर, कि नमाज अपनी अपनी मस्जिदों में अदा करें और जामा मस्जिद में बहुत ज़्यादा भीड़ लगाने की कोशिश न करें। हर जगह 50 आदमी से ज़्यादा नमाज न पढ़ें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतखाब आलम, इमाम जामा मस्जिद, शहर आजमगढ़। आजमगढ़ के औतरौलिया में बकरीद के दृष्टिगत त्यौहार को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु जिलाधिकारी राजेश कुमार एवं पुलिस अधीक्षक सुधीर सिंह की अध्यक्षता में धर्मगुरुओं और मौलाना के साथ बैठक कर बकरीद त्यौहार पर अमन और शांति कायम रखने की अपील की गई। जिलाधिकारी ने धर्मगुरुओं मौलाना से कहा कि खुले स्थानों पर, सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी नहीं दी जाएगी। कुर्बानी बंद स्थानों पर कोविड-19 की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए की जाएगी। कुर्बानी के बाद मौलवी का निशान सम्यक रूप से किया जाएगा। मस्जिदों में एक बार से में 50 लोग ही कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए नमाज अदा करेंगे। जिलाधिकारी ने समस्त शासी अधिकारी, नगर पालिका व नगर पंचायतों को निर्देश दिए कि अपने अपने क्षेत्र में बिजली, पानी, साफ सफाई की व्यवस्था ठीक प्रकार से कराएं। उन्होंने धर्मगुरु मौलानाओं से कहा कि बकरीद के त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं। बकरीद त्यौहार के मद्देनजर नगर पंचायत औतरौलिया में रौनक दिखने लगी है। सेवैयात की दुकानें सज चुकी हैं, वही दुकानदार महंगाई व बिक्री को लेकर मायूस दिख रहे हैं। औतरौलिया जमा मस्जिद में भी कोविड-19 नियमों के अनुसार बकरीद की पूरी तैयारी कर ली गई है। आज सुनाते हैं कि जमा मस्जिद औतरौलिया के पेश इमाम मोहम्मद अब्दुल बारी नईमी आजमी ने क्या कुछ कहा। मैं मोहम्मद अब्दुल बारी नईमी आज़मी, पेश इमाम जामा मस्जिद अतरौलिया। ये आपकी बार जो ये बकरीद मनाई जाएगी, कोरोना काल में प्रोटोकॉल है, और कब मनाई जाएगी और कैसे मनाई जाएगी, कितने लोग नमाज़ पढ़ेंगे और आप लोगों ने तैयारी क्या क्या कर ली, इसके बारे में पूरा डिटेल बताइए। 21 जुलाई सन 2021 ईस्वी बरोज़ बुध को ईद उल अज़हा यानी बकरा ईद की नमाज़ पढ़ के कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम दिया जाएगा। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से हर साल की तरह इस साल ना तो नमाज में संख्या रहेगी, ना और इस तरीके की भीड़ भाड़ रहेगी, बल्कि हुकूमत हिंद की गाइडलाइन के मुताबिक मुतअद्दिद मखसूस संख्या में नमाज जामा मस्जिद में पढ़ी जाएगी। बकिया लोग अपने घरों पर नमाज़ पढ़ेंगे और अपने घरों में रहकर वह कुर्बानी के फरीज़े को भी अंजाम देंगे। कुर्बानी ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी सुन्नत है, जो इस्लाम में बड़ी अहमियत रखता है। हर साल हम लोग बकरा ईद का त्यौहार मखसूस जानवरों की कुर्बानी मखसूस दिनों में देकर मनाते हैं। हम सब के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह कुर्बानियाँ तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। सहाबा किराम ने पूछा तो हमें इस कुर्बानी में क्या मिलेगा? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानवर के हर बाल के बदले एक एक नेकियां मिलेंगी। आपके अतरौलिया में मस्जिद में किस तरह से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं? हमारी मस्जिद में तैयारी सोशल डिस्टेंसिंग के एतबार से 50 लोगों की संख्या में नमाज़ पढ़ी जाएगी और बकिया लोग अपने अपने घरों में ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ेंगे। आजमगढ़ के औतरौलिया क्षेत्र के सभी प्रमुख बैंकों में प्रभारी निरीक्षक पंकज पांडे के निर्देश पर सब इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा चेकिंग अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया गया, जिसके क्रम में सर्वप्रथम नगर पंचायत स्थित यूनियन बैंक की शाखा में चेकिंग अभियान के दौरान घूम रहे लोगों को कड़ी चेतावनी दी गई। वही बैंक के अंदर लोगों की काफी भीड़ जमा रही। बैंकों के बाहर खड़ी बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां तथा बिना लॉक की गई गाड़ियों को विधिवत जांचा परखा गया। वही गार्ड ड्यूटी, पुलिस सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरे आदि की निगरानी भी किया गया। बैंक परिसर के अंदर लोगों को निर्देश दिया गया कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसी क्रम में यूनियन बैंक लोहरा, बढ़िया मदिया पार, स्टेट बैंक तथा पंजाब नेशनल बैंक
आतरौलिया में भी चेकिंग अभियान के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया गया तथा ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों व होमगार्ड के जवानों को निर्देश दिया गया कि बैंक परिसर में यदि कोई भी व्यक्ति संदिग्ध रूप से घूमता मिले तो उसकी तत्काल सूचना पुलिस को दें। बैंक कर्मियों को निर्देश दिया गया कि बैंक परिसर में लगे सीसीटीवी हमेशा चालू हालत में रखें, जिससे किसी भी गतिविधि की निगरानी की जा सके। प्रभारी निरीक्षक पंकज पांडे के निर्देश पर लगातार सभी प्रमुख बैंकों में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिससे आपराधिक गतिविधियों को रोका जा सके। इस मौके पर सब इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल दीनानाथ, कांस्टेबल रणविजय, जाफर हुसैन सहित होमगार्ड भी मौजूद रहे। आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश मनरेगा महासंघ के आह्वान पर समस्त मनरेगा कार्मिकों तथा अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, तकनीकी सहायक, लेखा सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं ग्राम रोजगार सेवकों में विभाग द्वारा वर्तमान सरकार के प्रति असंतोष व्यक्त किए जाने की परियोजनार्थ मनरेगा कर्मियों के विरुद्ध जेम पोर्टल से नियुक्ति किए जाने, पूर्व से कार्यरत मनरेगा कर्मियों का समायोजन न किए जाने, शासनादेश के विपरीत महिला मेड का चयन जैसे प्रतिकूल निर्देश दिए जाने व पूर्व से कार्यरत मनरेगा कर्मियों की समस्याओं का निस्तारण न किए जाने के कारण जिला स्तर पर 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन के माध्यम से इनकी 6 सूत्रीय मुख्य मांगे वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 3 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत अस्थायी कार्मिकों का नियमितीकरण किया जा रहा है। उसी क्रम में हम मनरेगा कर्मी जो कि विगत 10 से 15 वर्षों से कार्यरत हैं, हमें भी नियमित किया जाए। मनरेगा योजना अंतर्गत जेम पोर्टल से की जा रही भर्ती को पूर्णतया प्रतिबंधित किया जाए। महिला मेड का चयन ग्राम पंचायत स्तर से नियमानुसार किया जाए। नियमितीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने तक समस्त मनरेगा कार्मिकों को समान कार्य के सापेक्ष समान वेतन दिया जाए। 2015 से लंबित ईपीएफ का नियोक्ता अंश तत्काल जमा किए जाए। मांग न पूर्ण होने की दशा में 26 जुलाई 2021 को राज्य स्तर पर धरना, विरोध प्रदर्शन व अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार किया जाएगा। इस तरीके से इनकी मांग है और उन्होंने धरना के दौरान सरकार को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। अपना परिचय बता दें। मैं प्रदीप कुमार सिंह, जिलाध्यक्ष ग्राम रोजगार सेवक संघ आजमगढ़। अच्छा, आज किस संबंध ज्ञापन देने गए थे आज? ये उत्तर प्रदेश मनरेगा महासंघ के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित है जिसमें 12 तारीख को हम लोग विकास खंड स्तर से प्रमुख सचिव को एक ज्ञापन दिए थे। आज वह जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है। हम लोगों की मांग है कि जेम पोर्टल से मनरेगा में कोई नियुक्ति न की जाए और मेट प्रकरण पर कोई भी नियुक्ति न की जाए, क्योंकि मेट का जो जॉब चार्ट है वह रोजगार सेवक का भी जॉब चार्ट है और रोजगार सेवक के जॉब चार्ट में अगर दूसरा कोई काम करेगा तो वहाँ पे टकराव होगा और हम लोगों के अधिकारों का हनन होगा। हम इसके नियुक्ति के लिए किसी भी कीमत पे न हो, इसके लिए कृत संकल्प हैं और हम लोग यह लड़ाई आगे 26 तारीख को लखनऊ में धरना होगा, जिसमें हम लोग मेट की नियुक्ति और जेम पोर्टल से नियुक्ति दोनों पर विराम चाहते हैं। यह किसी भी कीमत पे नहीं होने देंगे और हम लोगों का ईपीएफ पर मंथ कटता है जो कि हमारे खाते में नहीं जमा होता है, वह किसी भी कीमत पे जमा होना चाहिए। 12% ग्राम पंचायत स्तर पे हम लोगों का कटता है ब्लॉक पे और 13% सरकार को देना है। अगर हम लोगों का ईपीएफ अकाउंट खुल जाता तो उसमें हम लोगों का जो पैसा है वह आता। आज इतने 1 साल से पैसा जमा हो रहा है जिसका केवल वीडियो के खाते में वो पैसा जमा है, जिसका न हमको कोई बेनिफिट है, न कोई ब्याज मिलेगा और न सरकार का उसमें अंशदान हो रहा है। हर कीमत पर वह ईपीएफ का पैसा हमारे अकाउंट में जमा हो और मानव संसाधन के अंतर्गत हमारी एचआर पॉलिसी हो, हमारे सेवा नियमावली हो, यह सब हमारी मांगे हैं और इस मांगों के संदर्भ में आज हम जिले पर प्रदर्शन किए हैं। आगे 26 तारीख को हम लोग पूरे संख्या के साथ मनरेगा महासंघ के सारे लोग, एपीओ, अकाउंटेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, सारे लोग वहाँ पर रोजगार सेवक लखनऊ में धरना करेंगे और हम अपनी मांगे जब तक पूरी नहीं होती तब तक लगातार लखनऊ में धरना करते रहेंगे। ठीक। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5 कालिदास मार्ग लखनऊ से नवनियुक्त युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग के 508 क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारियों तथा 26 व्यायाम प्रशिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। इस क्रम में जिलाधिकारी राजेश कुमार ने एनआईसी आजमगढ़ में जनपद के नवनियुक्त 7 क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारियों में अजय पटेल पुत्र बाबूराम पटेल ग्राम चिलविली दान, जय विक्रांत सिंह पुत्र राजेंद्र प्रसाद सिंह ग्राम बंकीपुर, रवि प्रकाश यादव पुत्र विजय प्रकाश यादव ग्राम व पोस्ट जमालपुर, अनुराग यादव पुत्र राम सहाय ग्राम व पोस्ट खंडौरा, दीपक सिंह पुत्र मुन्ना सिंह ग्राम मोहम्मदपुर कोरड़ा, मनोज सरोज राम जियावन सरोज ग्राम व पोस्ट उबरपुर लखीमपुर तथा
राणा प्रताप सरोजपुत्र रामदास ग्राम सुल्तानीपुर को नियुक्ति पत्र वितरित किया। उक्त सभी नवनियुक्त क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारियों की तैनाती जनपद जौनपुर में हुई है। जिलाधिकारी ने उक्त सभी नवनियुक्त क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारियों से उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि पूरी ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। इस अवसर पर जिला युवा कल्याण अधिकारी राजनीति सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। आजमगढ़ में पूर्व विधायक स्वर्गीय सर्वेश सिंह सीपू की 8वीं पुण्यतिथि जैनपुर स्थित विधायक आवास पर सादगी के साथ मनाई गई। बता दें कि स्वर्गीय सीपू की हत्या के दौरान 4 और लोगों की जान चली गई थी, उनको भी इस दौरान श्रद्धांजलि दी गई। परिवार के लोगों ने स्वर्गीय सीपू को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी, जिसमें स्वर्गीय सीपू के बड़े भाई संतोष सिंह टीपू, स्वर्गीय सीपू की पत्नी विधायक वंदना सिंह और विधायक प्रतिनिधि नागेंद्र यादव रहे। इसके अलावा परिवार के सभी सदस्यों के साथ और भी करीबी लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान विधायक वंदना सिंह भावुक दिखी, नम आंखों से उन्होंने अपने पति को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि 19 जुलाई 2013 को सुबह 9:25 पर कुछ बदमाशों ने उनके जीएनपुर आवास के सामने ही ताबड़तोड़ गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। हत्या के बाद मामला उग्र हो गया था, जिसमें पुलिस की गोलियों से 4 और लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद से अब तक श्रद्धांजलि कार्यक्रम प्रतिवर्ष 19 जुलाई को किया जाता है और पूर्व विधायक को याद किया जाता है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, विशेष शिक्षक, रसोईया एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के शिक्षक विभाग के उत्पीड़न कार्यशैली से त्रस्त हैं। प्रदेश की बेसिक शिक्षकों की पुरानी पेंशन बहाली 1.25 लाख विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद समाप्त कर दिए गए। पिछले 5 साल में किसी भी शिक्षक की पदोन्नति नहीं की गई है। बेसिक शिक्षकों को मोबाइल अथवा लैपटॉप तथा इंटरनेट की सुविधा दिए बगैर ऑनलाइन कार्य करने को मजबूर किया जा रहा है। शिक्षा मित्रों को शिक्षक के पद से हटाकर शिक्षा मित्र बना दिया गया। अनुदेशकों का मानदेय रुपये 17,000 से घटाकर 7,000 कर दिया गया। परिषदीय विद्यालय के विशेष शिक्षक एवं रसोईया आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की शिक्षक योग्यता होते हुए भी अस्थायी शिक्षक की कम से कम वेतन पा रहे हैं। तमाम ज्ञापन देने के बावजूद भी किसी भी संवर्ग की समस्याओं का निराकरण नहीं किया जा रहा है। प्रदेश में गत 1.5 वर्ष से लगातार अस्थमा लाकर शिक्षक और कर्मचारी संगठनों को आंदोलन से रोका जा रहा है। यह बातें संघ के प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश शर्मा ने रविवार को कहा कि यदि शीघ्र 21 सूत्रीय ज्ञापन में उल्लेखित समस्याओं का निराकरण नहीं किया जाता है तो प्रदेश कार्य समिति के पदाधिकारी महानिदेशक कार्यालय लखनऊ पर धरना प्रदर्शन देंगे। प्रदेश भर के शिक्षकों ने आंदोलन के प्रथम चरण में आज ट्विटर पर जस्टिस फॉर आवर 21 डिमांड्स अभियान चलाकर अपनी मांगों के समर्थन में 10 लाख ट्वीट करके आंदोलन का शंखनाद किया। प्रांत स्तर पर हैशटैग अभियान प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश शर्मा, संजय सिंह, महामंत्री शिवशंकर पांडे, कोषाध्यक्ष के कुशल नेतृत्व में वही जिला आजमगढ़ के जिलाध्यक्ष अभिमन्यु यादव, मांडलिक मंत्री अतुल कुमार सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष चंद्रभान यादव, कोषाध्यक्ष के उपाध्याय सहित हजारों शिक्षकों ने ट्वीट किया है। मैं अतुल कुमार सिंह, मांडलिक संगठन मंत्री मंडल आजमगढ़, पुरानी पेंशन बहाली सहित 21 सूत्री मांगों को लेकर उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी के नेतृत्व में कल 18 जुलाई को ट्विटर पर एक हैशटैग चलाया गया, जिसमें 1 मिलियन ट्वीट करके पूरे उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षकों ने अपनी 21 सूत्री मांगों के समर्थन में 10 लाख ट्वीट किया और अपनी आवाज़ को बुलंद किया। हमारी सरकार से यह मांग है कि हमारी 21 सूत्री जो मांगे हैं उनको तत्काल पूरा किया जाए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी ने, प्रदेश महामंत्री आदरणीय संजय सिंह जी ने सरकार को चेतावनी दिया है कि यदि हमारी 21 सूत्री मांगे सरकार पूरी नहीं करती है तो बहुत जल्द ही प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा।
जैतपुर कोतवाली पर सोमवार को शांति समिति की बैठक देर शाम उप जिलाधिकारी सकड़ी गौरव कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें त्यौहार को सौहार्दपूर्ण एवं शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाने की बात कही गई। बकरीद के त्यौहार पर मस्जिदों में 5 से ज्यादा लोगों के द्वारा नमाज नहीं अदा की जाएगी। कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। कुर्बानी के दौरान खुले में कुर्बानी ना की जाए, बल्कि पर्दे की आड़ में कुर्बानी की जाए। वही उप जिलाधिकारी सकड़ी ने कहा कि किसी भी दशा में कहीं पर भी भीड़ इकट्ठा नहीं होनी चाहिए। त्यौहार को शांतिपूर्वक मनाएं। साथ ही साथ कांवड़ यात्रा भी इस वर्ष नहीं निकाली जाएगी। इसके लिए शासन द्वारा पूर्ण रूप से कांवड़ यात्रा को प्रतिबंध कर दिया गया है। के द्वारा जो उनके बाबत जो शासन ने निर्देश दिए हैं कि किस प्रकार किसी भी सार्वजनिक आयोजन को प्रतिबंधित किया गया है, कहीं पर भी कोई सामूहिक आयोजन नहीं होगा। धार्मिक स्थलों पर केवल 5 व्यक्ति जाकर जो भी पूजा अर्चना या नमाज पढ़ना चाहते हैं वो कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अपने घरों में रहकर जो त्यौहार मनाना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन कहीं भी कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करके किसी प्रकार के सामूहिक आयोजन को अनुमति नहीं दी जाएगी। दूसरा, सामूहिक जो है सामंजस्य और सौहार्द को बनाते हुए त्योहारों को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए जो है धर्म गुरुओं और जो भी हमारे कस्बे के लोग थे उन सभी से बातचीत की गई है। जो उनकी समस्याएं हैं वो नोट कर ली गई हैं और बाकी ऐसी कोई विस्तृत समस्या किसी के द्वारा नहीं बताई गई है। तो यही हमारा प्रयास है कि त्योहारों को शांतिपूर्वक जो है संपन्न कराया जाए। ठीक है। आजमगढ़ के महाराजगंज क्षेत्र से खबर है, जहां कप्तानगंज थाना क्षेत्र के सेमरी तिवारी गांव के एक पीड़िता ने अब न्याय की उम्मीद में एसपी दरबार पहुंची है, क्योंकि घर में हुई लाखों की चोरी के मामले अभी तक स्थानीय पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। बता दें कि चोरों का मनोबल उस वक्त और बढ़ जाता है जब न्याय पाने के लिए फरियादी को ऑफिस घूमना पड़े। मामला कप्तानगंज थाना क्षेत्र के सेमरा तिवारी गांव का है, जहां विगत 16-17 तारीख की रात चोरों ने छत के रास्ते लाखों के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। पीड़ित द्वारा घटना की सूचना स्थानीय थाने को दी गई तो मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर पीड़ित व परिवार द्वारा आशंका जताए हुए व्यक्ति को थाने लाए। पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस ने उससे ही प्रताड़ित कर बिना एफआईआर दर्ज किए ही पड़ोसी उसे छोड़ दिया। जब पीड़ित का एफआईआर स्थानीय थाने पर दर्ज नहीं हुआ तो इसकी गुहार लेकर वह पूरे परिवार के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचकर अपनी व्यथा सुनाई। अब देखना यह है कि इसके बाद भी उसे न्याय मिल पाता है या फिर अभी और भटकना पड़ता है। आजमगढ़ न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन होने के बावजूद भी विपक्षियों द्वारा एक भूमि पर कब्जा किए जाने से परेशान पीड़ित ने आज पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि दीदारगंज थाना क्षेत्र के अमरीथू गांव के रहने वाले अच्छलाल पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचे और उनका आरोप है कि उनके भूमि पर पड़ोसियों से ही विवाद चल रहा था, जिसका मामला वर्तमान समय में न्यायालय में विचाराधीन है। बावजूद इसके विपक्षी उसकी जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। पीड़ित ने आरोप लगाया कि जब भी वह स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराता है तो उसे भगा दिया जाता है, जिसके कारण पड़ोसी उसकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। नाम है आपका? अच्छे लाल। कहाँ के रहने वाले हैं? अमृतों से। दीदारगंज थाना है सर, और मेरी ज़मीन है, अवैध कब्जा कर रहे हैं, मेरे पट्टीदार हैं, दरोगा भी उसमें मिले हुए हैं। और लोग ज़बरदस्ती बोलते हैं इस पर करें, ये लोग निर्माण करेंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते। मुकदमा चल रहा है? मुकदमा चल रहा है, दीवानी न्यायालय में मुकदमा है। उसके बावजूद भी वो लोग कब्जा कर रहे हैं। कौन लोग हैं जो कब्जा कर रहे हैं? राजेंद्र, ज्ञानेंद्र, मिठाई, मुनीलाल और महेंद्र। क्या लगते हैं? वो पट्टीदार हैं हमारे। थाने पे जाने पे क्या कहते हैं? थाने वाले कुछ नहीं सुनते हैं, वो लोग गाली दे के भगा देते हैं। उन लोग की बात पूरा सुनते हैं और हम लोग का कुछ भी नहीं सुनते हैं। हम लोग के खिलाफ वो लोग जाते हैं, हम लोग गाली देते हैं, मारने के लिए दौड़ाते हैं, बोलते हैं भोसड़ी वाले तुम लोग को हम ज़बरदस्ती बंद कर देंगे, नाजायज़ चीज़ में तुम्हारा चालान कर देंगे, यही सब बोलते हैं। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं आप? सर हमें न्याय चाहिए। जब तक अदालत में मुकदमा चल रहा है वो लोग कुछ करें ना, हम लोग कुछ करें ना, निर्माण स्थिति का हम बना रहे हैं। आजमगढ़ में राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के बैनर तले सोमवार को मुख्य अभियंता कार्यालय पर विभिन्न मांगों को लेकर विद्युत कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। मुख्य अभियंता कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे विद्युत कर्मचारियों का कहना है कि 16 सूत्रीय मांगों पर सहमति बनने के बाद उनके आदेशों का अनुपालन अधिकारियों द्वारा नहीं किया जा रहा है। इसके साथ बस्ती में कार्यरत टेक्नीशियन ओम प्रकाश का मानसिक उत्पन्न करने वाले उपखंड के अधिकारी के विरुद्ध कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। धरनारत कर्मचारियों ने मांग किया कि अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच बनी 16 सूत्रीय मांगों को तत्काल लागू किया जाए व उत्पीड़न करने वाले उपखंड के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्या कुछ कहा प्रेमी नेता कर्मचारी संघ ने, आपको सुनवाते हैं। बिजली विभाग वाले धरने पर बैठे हैं, क्या मांगे हैं, क्यों धरने बैठे हैं? TG2 संघ है, राज्य विद्युत प्राविधिक कर्मचारी संघ के क्षेत्रीय कमेटी की तरफ से यह जो धरना चलाया जा रहा है, बस्ती में बलबीर सिंह यादव जो सहायक अभियंता है, यूनियन संगठन के नेता,
उन्होंने हमारे TG2 ओम प्रकाश को जो है बुरी तरह से गाली गलौज हतोत्साहित कर दिया। वो इसमें अचेतना अवस्था में, उसी को लेकर के जो है ये धरना दिया जा रहा है पूरे पूर्वांचल में। और हमारी मांग है कि जो हम लोग ज्ञापन भी दिए है मुख्यमंत्री के नाम जयप्रकाश, और उसमें कहा गया है कि जो है उसको बलबीर सिंह को अविलंब सस्पेंड किया जाए, ताकि जो है असंतोष को जो है श्रमिक असंतोष को दूर किया जा सके। आज श्री अग्रवाल धर्मशाला पुरानी कोतवाली आजमगढ़ के प्रांगण में श्री अग्रवाल हितकारिणी न्यास ट्रस्ट के दिनांक 18 जुलाई 2021 श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज आजमगढ़ के प्रांगण में संपन्न चुनाव में निर्वाचित पदाधिकारियों एवं सदस्यों को निर्वाचन अधिकारी त्रिलोकीनाथ अग्रवाल उर्फ नन्हे बाबू ने प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की तथा यह कहा कि सभी निर्वाचित सदस्य संस्था के हित में कार्य करेंगे। इस अवसर पर अग्रवाल हितकारिणी न्यास ट्रस्ट के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुदर्शन दास अग्रवाल, मंत्री शशिभूषण अग्रवाल, मुकुल उपाध्यक्ष अशोक अग्रवाल, सर्राफ उप मंत्री सीताराम अग्रवाल, श्री अग्रवाल धर्मशाला एवं भंडार के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार अग्रवाल, उपाध्यक्ष ओम अग्रवाल, प्रबंधक संजय अग्रवाल, श्री पवन अग्रवाल, सहायक प्रबंधक अग्रसेन महिला महाविद्यालय के अध्यक्ष अशोक कुमार अग्रवाल, उपाध्यक्ष कन्हैयालाल अग्रवाल, प्रबंधक सुधीर अग्रवाल, सहायक प्रबंधक चंदन अग्रवाल, अग्रसेन पुस्तकालय के अध्यक्ष अनूप अग्रवाल, उपाध्यक्ष मनोज अग्रवाल, प्रबंधक मनीष रतन अग्रवाल एवं सहायक प्रबंधक ब्रिजेश कुमार अग्रवाल एवं सभी संस्थाओं के सदस्यों तथा समाज के गणमान्य नागरिक संस्थाएं श्री अग्रसेन महिला महाविद्यालय, श्री अग्रसेन धर्मशाला अग्रवाल धर्मशाला एवं भंडार, श्री अग्रसेन पुस्तकालय, इन संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चुनाव हुआ। न्यास ट्रस्ट के अध्यक्ष पद पर श्री सुदर्शन दास अग्रवाल जी विजयी हुए। न्यास ट्रस्ट के मंत्री निर्विरोध निर्वाचित हुए शशिभूषण अग्रवाल मुकुल जी। न्यास ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष पद पर सुनील कुमार अग्रवाल जी विजयी हुए। न्यास ट्रस्ट के उपाध्यक्ष पद पर निर्विरोध अशोक कुमार अग्रवाल सर्राफ जी निर्वाचित हुए तथा उप मंत्री के रूप में श्री सीताराम अग्रवाल जी निर्विरोध निर्वाचित हुए। कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में हमारे 4 सदस्य जिनका पद रिक्त था, प्रदीप अग्रवाल जी, नीरज जी, ये भी निर्वाचित हुए। श्री अग्रसेन महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध श्री अशोक कुमार अग्रवाल जी निर्वाचित हुए। प्रबंधक मैं स्वयं सुधीर अग्रवाल मैं निर्वाचित हुआ। उपाध्यक्ष पद पर श्री कन्हैयालाल अग्रवाल जी निर्विरोध निर्वाचित हुए तथा उप मंत्री के लिए हमारे चंदन अग्रवाल जी भारी मतों से विजयी हुए। इसी प्रकार से हमारे अग्रसेन पुस्तकालय के अध्यक्ष पद पर श्री अनूप कुमार अग्रवाल जी निर्विरोध निर्वाचित हुए तथा प्रबंधक के लिए मनीष रतन अग्रवाल जी विजयी हुए। श्री अग्रवाल धर्मशाला एवं भंडार के अध्यक्ष पद पर श्री राजेंद्र कुमार अग्रवाल जी चुने गए तथा इसके प्रबंधक के लिए युवा समाज के हमारे अध्यक्ष और बड़े ही कर्मठ जुझारू व्यक्तित्व संजय कुमार अग्रवाल जी प्रबंधक के रूप में निर्वाचित हुए आज इस प्रांगण में जहाँ हम यहाँ उपस्थित हैं। इस तरह से हमारी संस्थाओं के सभी पदों पर निर्वाचन के माध्यम से पूरे समाज के 807 मेंबर थे, जिसमें आप लोगों ने कल देखा होगा कि 650 मत पड़े थे। 80.3% मतदान हुआ था, जो आज तक के इतिहास में इतना कभी नहीं हुआ था। और हमारे जो भी प्रत्याशी थे, आज सुबह प्रातः 5 बजे तक काउंटिंग का कार्यक्रम जारी रहा और सभी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा निर्वाचन अधिकारी श्री TN अग्रवाल ने किया है। मैं श्री TN अग्रवाल जी का भूरी प्रशंसा करूंगा, क्योंकि इतने विषम परिस्थितियों में उन्होंने इस चुनाव को कराने का बीड़ा लिया। पूरा समाज उनका ऋणी है। उन्होंने इतना अच्छा इस निर्वाचन को संपन्न कराया, निर्बाध गति से संपन्न कराया। पूरे निर्वाचन और मतगणना के कार्यक्रम में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं हुआ। अच्छा अध्यक्ष हो रहा है, यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, क्या है? देखिए, निर्वाचन अधिकारी ने एक परंपरा नई लागू किया। उन्होंने कहा जो लोग भी निर्वाचित हमारे इस कार्यकारिणी के हैं
उनको मैं प्रमाण पत्र दूंगा। ऐसी परंपरा पूर्व में नहीं थी। आज ये कार्यक्रम अग्रवाल धर्मशाला एवं भंडार में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। आज हमारे निर्वाचन अधिकारी के द्वारा सभी विजय प्रत्याशियों को एक प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। अपना परिचय बता दें। मैं मनीष अग्रवाल। अच्छा, आज चुनाव संपन्न हुआ, आप लोग जीते, इस पर क्या कहना चाहेंगे? आज जो चुनाव संपन्न हुआ है, हम अग्रवाल समाज आजमगढ़ के सभी सम्मानित सदस्यों को, समाज के हर परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और जिसके कारण उनके पूरा चुनाव संपन्न हो सका, उनकी सहभागिता के लिए उन्होंने आजमगढ़ में परिवर्तन के लिए नई लहर पैदा किया है और हम लोग उनके इस सहयोग के लिए और उसको अपने कार्यों में बदल करके उनके सहयोग का जो है परिणाम उनको देंगे। रौनापार थाना क्षेत्र के पलिया गांव में सोमवार को लगभग 1 बजे पहुंचे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण ने अपने अंदाज में सरकार को जमकर ललकारा और कहा कि पलिया कांड के दोषी अधिकारियों को प्रदेश सरकार बचा रही है, इन्हें दंडित करना ही होगा। भीम आर्मी अब किसी भी अधिकारी को चैन से नहीं रहने देगी। उन्होंने कहा कि अब दलित और शोषित समाज जाग उठा है, हम किसी भी कीमत पर अपनी मान और सम्मान से समझौता नहीं कर सकते। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ अभी यहाँ क्यों नहीं आए, मेरी समझ में नहीं आता। आखिर शोषित समाज कब तक दबा रहेगा? सरकार से हम मांग करते हैं कि इस पीड़ित परिवार को 5 करोड़ का मुआवजा तत्काल दिया जाए और दोषियों पर तत्काल कार्रवाई की जाए, अन्यथा भीम आर्मी किसी को छोड़ने वाली नहीं है। उन्होंने चारों पीड़ित परिवारों के लोगों से बैठकर घटना की पूरी जानकारी ली और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया। अब ये समाज से डरने वाला नहीं। उन्होंने भी कहा कि अब ये समाज डरने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री एक तरफ गरीबों को आवास बांट रहे हैं तो दूसरी तरफ बेलगाम पुलिस गरीबों का घर तोड़ रही है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ के चांदपट्टी, रानीपुर, अजमो, छपरा, सुल्तानपुर, गोदौरा सहित दर्जनों जगहों पर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक गरीबों का मकान तोड़ा है। अब इस अन्याय को भीम आर्मी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और इसका डटकर मुकाबला भी किया जाएगा। रावण ने कहा कि 8 महीने के अंदर ही यह सरकार जाने वाली है। एक एक दोषी से चुन चुन कर हिसाब किया जाएगा। दलित महापंचायत के बाद इस गांव में बड़ा आंदोलन होगा और मैं इस जनपद को पूरी तरीके से जाम कर दूंगा और आंदोलन की अगुवाई भी मैं स्वयं करूंगा। क्या कुछ कहा और सुनवाते हैं। अपनी जिम्मेदारी अदा करके चला गया। हम लोग जिस दिन से ये आंदोलन, जिस दिन से ये तो घटना हुई थी, हमारे लोग उस दिन से यहाँ हैं। लगातार वो आंदोलन भी करते हैं। प्रशासन के लोग झूठे भरोसे दिलाते हैं कि मैं खुद आया हूँ आज देखने के लिए कि क्या क्या सहा गया है। तो जो क्रूरता, जो नाइंसाफी यहाँ हुई है, शायद ही उत्तर प्रदेश में कहीं हुई। और इस जिले में ये 5-6 घटनाएं जो है मेरे संज्ञान में लाई। एक चांदपट्टी का मामला है, यहाँ का एक मुंडर का मामला है, एक गोदरा का मामला है। एक इससे पहले मैं आया था तो प्रधान सत्यमेव जयते की हत्या की गई है। जो भी दलित वर्ग के लोग थोड़े से आगे बढ़ रहे हैं उन पे सरकार के लोग और यहाँ के राजनीतिक लोगों का शिकंजा कसने का जो है प्रोग्राम चल रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, और वो ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, सब लोग अपने अपने घरों में रहें। लेकिन यहाँ जिस तरह से हमारे घर तोड़ के और घर का सामान, गहने, पैसे, बहनों को मारपीट, उनके तनों से कपड़े छीन ले गए, छोटे छोटे बच्चों के साथ मारपीट, अन्न में जो है कांच मिला दिया गया, आटे में जो है कोई केमिकल मिला दिया गया, ये क्या है? और ये भी बताया गया कि कुछ लोगों को तो ये समझ के मारपीट छोड़ दिया गया था कि उनकी जान चली गई। ये जो पूरा सिस्टम है, इससे पता लगता है कि प्रशासन के लोगों ने जानबूझ के षड्यंत्र के थ्रू इस परिवार के साथ एक क्रूरता की है। और न्याय दिलाने के लिए हमने प्रशासन को 7 दिन का समय दिया, क्योंकि प्रधान जी यानी उनसे बात नहीं हुई। फिर उसके बाद हम आजमगढ़ में एक बड़ी पंचायत करेंगे। जितने भी शोषित लोग हैं, जिनका घटनाएं हुई हैं, उन सबको साथ लेके हमारी मांग है कि उन अधिकारी, दोषी अधिकारी कर्मचारियों पर मुकदमा चले और जो झूठे मुकदमे प्रधान जी के परिवार पे किए गए, उनमें जो है वो मुकदमे जो है वापस लिए जाए, वरना उनमें हमारा भी नाम लिया जाए। हम देखेंगे यहाँ की कितनी जेल पड़ी है, हमारा भी नाम ऐड किया जाए 120 में, हम यहीं से उस दिन प्रधान जी के साथ हमें भी जेल भेजा जाए। और तीसरा, जो आर्थिक नुकसान हुआ है, जो मेरे आकलन में लगभग 5 करोड़ रुपए का 5 करोड़ रुपए का मुआवजा जो है इस परिवार को दिया जाए। अगर सरकार ये नहीं करती है तो मैं समझता हूं कि सरकार जो है ना, सरकार तो पहले से ही, क्योंकि इतने दिन से कोई नहीं आया सरकार का आदमी, तो वो दलित, पिछड़ा, मुस्लिम विरोधी तो पहले से ही थी। अब वो दलितों को ख़त्म करने का, उनको निपटाने का जो है ना काम करने लगी। हमें इस पे जो है गहनता सोचने की जरूरत है। तो हमारी पंचायत जो है 7 दिन के बाद हम लोग उसको पीसी कर कॉल करेंगे। मैं खुद रहूँगा उस पंचायत में और लाखों लोग जुटेंगे। पंचायत तब तक चलेगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। लेकिन ये जो यहाँ हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिन अधिकारियों कर्मचारियों ने किया है, वो एक जो
हमारी बहन द्वारा बताया गया कि छोटी जात की औरतें मज़ा लेने के लिए होती है। तो मैं उस अधिकारी को ये कहना चाहता हूँ कि ये चंद्रशेखर छोटी जात का जो बेटा है ये भी आपके सामने है, इससे भी कभी मज़ा लीजिए। कभी आइए, मज़ा देंगे आपको। कैसे मज़ा दिया था, हमारे जूते में बहुत जोर। कभी आइए, हम किसी की बहन बेटी को बुरा नहीं कहते क्योंकि हमने ये सीखा नहीं हमारे महापुरुषों ने। लेकिन हाँ, अगर हमारी बहन बेटी की तरफ कोई आँख उठाएगा तो ऐसा इलाज करेंगे उसकी 7 पीढ़ियाँ याद रखेंगे। क्या कह रहे हैं सरकार के लोग? 21 दिन हो गया, अभी तक आश्वासन ही मिल रहा है। 7 दिन का समय आप भी दे रहे हैं। अगर इन दलित परिवार के साथ न्याय नहीं होगा फिर आगे क्या होगा? मैं बता चुका हूँ। पहली बात तो ये है कि आश्वासन, इसलिए मैं आश्वासन देने वाला कोई नहीं है। मैं तो समय इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि प्रधान जी आज यहाँ नहीं। प्रधान जी अगर यहाँ होते, उनसे बात हो जाती तो मैं आज तारीख भी डिक्लेयर कर देता, क्योंकि हमें तो दम। हाँ, ये इतना जो घर बार तोड़ा है सत्ता के लोगों ने तोड़ा है। सत्ता के लोग आके देखे तो मुख्यमंत्री आए ना। दलितों से नफरत क्या है? क्या दलितों से बदबू आती है? अपने कार्यालय पे तो साबुन से निलवा के जो है बिठवाते हैं, यहाँ आके देखे तो सही क्या सहा इस परिवार ने। और उन बच्चों के जो हमारी बहनों के जो तन से कपड़े नोचे गए हैं, शर्म नहीं आती सरकार को? ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाले, एंटी रोमिस कोड की बात करने वाले, ये पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में देखा, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में देखा किस तरह बहन बेटों का चीरण होता है। और आज यहाँ देखिए पलिया में हमने जो सुना, हमारा अंदर तक जहन कांप गया। सरकार को याद रखना चाहिए कि जुल्म जाति लंबे समय तक सही नहीं जाती। जब सब्र का बांध टूटता है तो सैलाब आता है, और यहाँ बहुजनों का सैलाब आएगा, सरकार को पता लग जाएगा। ठीक, एक मिनट। जलवंशी समाज ने आज लखनऊ में आरक्षण की मांग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जलवंशी मोर्चा की तरफ से आयोजित की गई इस प्रेस वार्ता में मोर्चे के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र निषाद ने कहा कि जलवंशी समाज के लोगों की संख्या यूपी में 18% है और वो चुनाव में एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं, लेकिन बड़ी राजनीतिक पार्टियां चुनाव के बाद इस समाज को नज़रअंदाज कर देती है। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में 403 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करने का भी ऐलान मोर्चे की तरफ से किया गया है। अपनी मांग को जाहिर करते हुए जलवंशी मोर्चे के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र निषाद ने कहा कि आरक्षण को मांग को लेकर मोर्चे के पदाधिकारी विधानसभा सत्र के दौरान मंत्रिमंडल के सदस्यों से मिलकर अपनी मांग रखेंगे। साथ ही मोर्चे की तरफ से फूलन देवी की हत्या की सीबीआई जांच की भी मांग की गई। जलवंशी मोर्चा की मांग है कि समाज के लोग आर्थिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए, इसलिए केंद्र सरकार को इस समाज को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। प्रेस वार्ता के दौरान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानेंद्र निषाद ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से मछुआरों के लिए बहुत सी लाभकारी योजनाएं चलाई जाती है, पर इसका लाभ गैर जलवंशी ले जाते हैं। किया है और लक्ष्य को प्राप्त करने के 2 तरीकों को भी अपनाने की संभावनाओं को भी दिखाया है। पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हमें समझना होगा कि हम आरक्षण पर बात कर रहे हैं, हम अपने एक एजेंडे पर बात कर रहे हैं, सीबीआई जांच को लेकर जो है, तो उन दोनों विषयों पे हमें सोचना पड़ेगा कि हम पिछड़ क्यों रहे हैं। गंभीरता से समझना पड़ेगा। वास्तव में हमें आरक्षण की जरूरत नहीं है। अजय जी ने बहुत अच्छी बात की, हमें आरक्षण की जरूरत नहीं है। और उनसे पहले रामधनी बिंद जी ने कही है, यहाँ तो बड़े बड़े नेता बैठे हैं जिनको जरूरत है, जिन पर बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो तो आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन क्या वो आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं? आप बताइए, क्या वो आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं जो नदियों के किनारे रहते हैं और उनके पास किसी संसाधन भी नहीं, पढ़ने का संसाधन नहीं है, कमाई का संसाधन नहीं है? क्या वो आरक्षण का लाभ पा सकते हैं?